जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपके इंडी के एग्जामिनेशन में लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है और 4 महीने बहुत क्रूशियल है। बिकॉज क्या होता है ना, इन 4 महीनों के अंदर अगर आपने सही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर बढ़िया मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब कई बार बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि मुझे केवल 25% लेकर आना है। बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की और पार्ट 2 के बारे में, मतलब मैथमेटिक्स और जीएटी के पेपर के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो लगभग 25% जाता है। और कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है कि मुझे केवल 25% लेकर आने। बट एक बात समझिएगा बेटा, 25% लेकर आने से आप रिटन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। 25% भली सेक्शनल कट ऑफ है, बट जब आप ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं वो हमेशा ज्यादा जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात ये भी कि आप जितना बढ़िया परफॉर्म आपके रिटन एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं, आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एसएसबी की जब मैं बात करता हूं, जैसे 900 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और 900 नंबर का आपका एसएसबी होता है। एसएसबी के बारे में अगर बात की जाए तो एसएसबी के अंदर जो नंबर दिए जाते हैं एस्पिरेंट्स को, लगभग सेम ही होते हैं। बहुत डिफरेंस यहां पर एसएसबी के अंदर नंबर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिटर्न के अंदर एक सही नंबर लेकर आना, सही स्कोर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ट्राई कीजिएगा। हमेशा मैं एस्पिरेंट्स को कहता हूं कि ट्राई करो कि 550 प्लस नंबर्स लेने आने की कोशिश करो। हो सकता है कि 550 से ज्यादा भी आप लेकर आ जाए, 600 प्लस लाने की भी कोशिश की जा सकती है। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके रिटन एग्जामिनेशन का इंपैक्ट आपके ओवरऑल सिलेक्शन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, आज हम बात करने वाले कि जो आने वाले 4 महीने हैं जो कि आपके लिए बड़े क्रूशियल है। बिकॉज आपने जो लक्ष्य तय किया अपने जीवन का कि आप सबको भारत माता की सेवा करनी है एक सैन्य अधिकारी के तौर पर, और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना है, उसके लिए ये 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 4 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन है। अब 4 महीने की प्लानिंग आपने कैसे करी है, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, आप किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसको लेकर कई सारे एस्पिरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, आप क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं। और इन 4 महीनों को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है कि हर महीने ज्यादा फोकस आपको किस चीज पे करना है। देखो, इसके अलावा भी क्या होता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर बच्चे का अपना एक प्लानिंग होता है, अपना एक माइंडसेट होता है। उसके साथ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आपको ऑब्वियसली फायदा होने वाला है और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा एनडी के पैटर्न के बारे में समझते हैं, है ना। वो चीज कही जाती है ना कि जिस पानी के अंदर कूदने वाले उसकी गहराई के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो एनडी के पैटर्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, एनडी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपके रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर यहां पर होता है आपका जीएटी का, जिसे हम जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों पेपर का जो वेटेज है, अगर मैं टोटल नंबर के बारे में बात करूं तो 900 नंबर होते हैं और 900 नंबर यहां पर दिए जाते हैं आपके एसएसबी के। मतलब ये मान के चलिए कि आपके लिए ये 900 नंबर में से 500 प्लस अगर आप लेके आ जाते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, 500 प्लस अगर लेके आ जाते हैं तो बिलीव मी आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एनडीए ज्वाइन करने ही वाले। तो अपना लक्ष्य जो है, मिनिमम लक्ष्य के बारे में बात करो, मिनिमम 500 प्लस ही रखिएगा। कई बार बच्चा सोचता है कि नहीं, केवल मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। मैं फिर बोलूंगा इस सेशन के दौरान, बार बार मैं एक चीज रिपीट करूंगा, कट ऑफ के ऊपर अपना ध्यान लेकर मत जाना। कट ऑफ केवल ये होता है कि ठीक है आपकी कॉपी चेक हो गई है, अब आपका कट ऑफ निकल गया, बट आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे उसकी कोई यहां पर गारंटी नहीं होती है। बिकॉज बच्चे आपसे ज्यादा नंबर लेकर आने वाले, तो इस चीज को यहां दिमाग के अंदर रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें कि जो 900 नंबर का हमारा रिटर्न का पेपर होता है और 900 नंबर का हमारा एसएसबी होता है, 1800 के टोटल हमारे बनते हैं। अब 1800 में से क्या करना है आपको? देखो, 1800 में से अभी आपके हाथ में क्या है? अभी आपके हाथ में रिटर्न है। आपके पास 4 महीने पड़े हैं। अभी 4 महीने के अंदर आप रिटर्न की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब रिटर्न के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए, यहां पर पेपर 2 हो रहे हैं हमारे। एक पेपर होता है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन जो कि 300 नंबर के होते हैं। और 300 नंबर के जब ये क्वेश्चंस होते हैं तो आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है इन 300 नंबर के क्वेश्चंस को करने के लिए। मतलब मैथ्स में आपके पास 120 सवाल है। और यहां पर ये चीज दिमाग में रखिएगा कि चाहे मैथमेटिक्स का पेपर हो, चाहे जीएटी का पेपर हो, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने गलत सवाल का जवाब दिया तो आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैथ्स में आपके -0.83 होता है। अगर आपने एक सवाल का गलत जवाब दिया तो आपके -0.83 नंबर कटते हैं। वहीं जीएटी में आपके नंबर ज्यादा कटते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा कि ट्राई कीजिए जीएटी में सवालों का जवाब गलत में मत दीजिएगा, तुक्के मत लगाइए। बिकॉज जीएटी में अगर आपने एक सवाल गलत किया तो -1.33 नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं।
यही वो चीज है, क्योंकि बच्चा कई बार क्या करता है, मैथ्स में बच्चा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करता है, पर जीएटी में बच्चा क्या करता है, कई बार वो लगता है कि मैं तुक्का लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं। याद रखो, यहां पर अगर तुक्का गलत गया ना तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ज्यादा होती है। इसके अलावा जीएटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, और इस तरीके से टोटल ये जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। अब 600 नंबर का जब ये पेपर हो रहा है तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, आई नो आपको ये चीज पता होगी कि 150 में से क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आपके केवल अंग्रेजी के होते हैं। मतलब आपके जो 200 नंबर है वो केवल अंग्रेजी भाषा आपको देने वाली है, केवल इंग्लिश यहां पर देने वाला है आपको। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि मुझे किसकी तैयारी कैसे करनी है, किस चीज को मुझे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट को मुझे ज्यादा आगे लेकर जाना है। बिकॉज आप समझिए यहां पर कि आपके अंग्रेजी के 200 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। बच्चे का, जिन भी एस्पिरेंट्स से जिनका पेपर अच्छा नहीं जाता है, उनका पेपर अच्छा या तो इसलिए नहीं जाता कि इंग्लिश काफी कमजोर थी, या अच्छा इसलिए नहीं जाता कि हमने इंग्लिश में ज्यादा मेहनत करी नहीं, हमें लगा इंग्लिश तो है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, एक ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होता। तो ये दो चीजें आप मत करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते कि पेपर की प्रिपरेशन करना कैसे। देखिए, अगर जीएटी के पेपर के बारे में बात की जाए तो जीएटी का जो पूरा पेपर है उसके 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के यहां पर होते हैं 50 सवाल, और हर सवाल के 4 नंबर आपको मिलते हैं। मतलब इंग्लिश का जो पूरा पोर्शन है वो 200 नंबर यहां पर कैरी करता है। उसके बाद इसका जो पार्ट बी है उसमें आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। अब बच्चा इस पोर्शन के अंदर बहुत कंफ्यूज होता है कि इस पोर्शन को मैं करूं कि नहीं करूं। समझिए, ये पूरा पोर्शन 400 नंबर आपके कैरी कर रहा है। इस पोर्शन को किए बिना आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बट हाँ आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, आप सबसे पहले ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी का वेटेज काफी ज्यादा है, सवाल यहां से ज्यादा आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बाकी को अवॉइड नहीं करना है। बट अगर प्रायोरिटी के बारे में बात करो तो ज्योग्राफी को आपको प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद 3 चीजें याद रखिएगा, अगर एनडीए एग्जामिनेशन आपको वाकई में क्लियर करना है, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए 11 12 के अंदर जो भी कॉमन टॉपिक्स है जो आपके एनडीए के अंदर भी आते हैं उसके सारे सवाल लगाओ, सारे इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल सारे लगा लो। इसके अलावा अगर कोई रेफरेंस बुक है उसमें सेम टॉपिक है उसके सारे सवाल लगाओ, बिलीव मी बहुत फायदा मिलने वाला है। कई बार एग्जैक्टली सवाल आ जाते हैं, एग्जैक्टली सवाल वैसा देखने को मिलता है, तो ये चीज याद रखनी। दूसरी बात, इंग्लिश, बिना इंग्लिश को करे आप एनडी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है इंग्लिश का, कह रहे इंग्लिश में कैसे करूंगा, मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, इंग्लिश को मैं कैसे इंप्रूव कर पाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं करता हूं, स्किप कर देता हूं। स्किप करा आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आप स्किप इंग्लिश कर ही नहीं सकते, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी वोकैब को इंप्रूव कीजिए डे बाय डे। जब आप मेहनत करते हैं तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा आपको रखना है, इंग्लिश को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूं, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएटी, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं। जी हाँ, पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं। और कितने साल के पीवाईक्यूज लगाने? कम से कम 10 साल के लगाओ। मैथ्स का हर क्वेश्चन पीवाईक्यू का आपका आना चाहिए, कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज लगाए नहीं ही है, इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। अगर नहीं लगाया तो समस्या आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है एनडी एग्जामिनेशन के अंदर, ये एक डर भी है कई सारे बच्चों का, दैट इज मैथमेटिक्स। सर मैथ्स के अंदर क्या करेंगे, मैथ्स तो हमारा बड़ा कमजोर है। कई बच्चे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स से आते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स को करना है, मैथ्स का पेपर देना ये एक नाइटमेयर की तरह होता है। बट एक बात मुझे आप बताओ, क्या मैथ्स के पेपर को दिए बिना आप एनडी एग्जाम क्लियर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे भाई, उसका पूरा एक पेपर देकर रखा है, उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनडीए में मैथ्स इंपॉर्टेंट है, वो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करें? देखो, सीधी बात अगर मैं कहूं आपसे, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को करिए जिनका वेटेज ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर। सीधी बात है ना, देखो पहले मैं सिक्योर करूंगा मेरे सारे नंबर, जिन नंबर्स के द्वारा मैं पास हो सकता हूं। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एटलीस्ट मैं इतना तो करूं पहले कि मैं सेक्शनल कट ऑफ निकाल लूं। बाद में हो सकता है कि जीएटी मेरा अच्छा है, वहां से मैं ज्यादा नंबर लेकर अपना 500 वाला स्कोर क्रिएट कर दूंगा। बट याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, सबसे पहले उसको करना जरूरी है। अब कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप देखिए, अलजेब्रा, अलजेब्रा 50 से 60 नंबर के सवाल यहां पर आते हैं और 25 से 30% का वेटेज कैरी करता है। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो 40 से 50 नंबर यहां से आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखो
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यहां से सवाल आ जाते हैं। तो शुरुआत में आपका जो भी टाइम टेबल आप बनाते हो, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, पहली बात ये क्या ध्यान रखना है कि जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं, मैं वो टॉपिक पहले करूंगा ना। मैं वो टॉपिक पहले क्यों करूं जिससे सवाल ही कम आते हैं, ये चीज याद रखना। अब अलजेब्रा का वेटेज यहां पर ज्यादा है, बट अलजेब्रा को लेकर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर अलजेब्रा में क्या करें क्या नहीं करें। अरे सीधी सी बात है, ये 4 टॉपिक ध्यान रखो, 4 टॉपिक जो बड़े इजी से, शुरुआत इनसे कर लो। कौन सा? सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ को डिफिकल्ट लगता है, कुछ के लिए आसान है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, ये टॉपिक्स आपको पहले कंप्लीट करने। समझे इस बात को। सी क्या होता है ना कि कई बार बच्चे के दिमाग में होता है कि मैं बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेता हूं, फिर मैं आसान टॉपिक करूंगा। नहीं होगा भाई। डिफिकल्ट टॉपिक अगर उठा लिया ना शुरुआत में, मैथ से मन भर जाएगा, लगेगा डर, अरे कैसे कर लूंगा मैं, मुझे तो हो ही नहीं पा रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं सकता। डोंट डू दैट थिंग। आसान टॉपिक उठाओ जिसका वेटेज ज्यादा है और आसान है, बिकॉज वो टॉपिक आना ही है। उसके पीवाईक्यूज लगा लो, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हल कर लो। एनसीईआरटी के अंदर अगर वो टॉपिक है तो उसके सारे क्वेश्चंस आप कर लो। जितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस टॉपिक को लेकर, उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब भी मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करते हो, मैथ्स के लिए इस पूरी जर्नी में एक बात ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी को बेस बनाना। मैं लिटरली एक्सपीरियंस से एक चीज कह रहा हूं, एनसीईआरटी को अपना बेस बना लीजिएगा। रेफरेंस बुक है, उससे भी सवाल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पीवाईक्यूज लगा नहीं है। और दूसरी बात, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा चाहता है कि मैं सारे सवाल ट्रिक से कर लूं, टिप्स से कर लूं। गलती मत करना। याद रखना, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अपने बेसिक्स को बहुत सही करो बेटा। क्या होता है कि जब भी आप किसी सवाल के अंदर अटक गए ना, ये बेसिक्स, ये फॉर्मूलाज आपको बाहर निकाल कर आएंगे। दूसरी बात क्या करना है, अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है। उस रजिस्टर के अंदर क्या करना है, उस रजिस्टर के अंदर आपने जितने भी सवाल करे हैं उनके जो भी फॉर्मूलाज है वो लिखो। उनके अंदर क्या ट्रिक अप्लाई हो सकती है उस ट्रिक को लिखो। क्या टिप्स आप देना चाहते हो सवाल को लेकर, वो टिप्स आप यहां पर लिख सकते हो। तो याद रखने पूरा रजिस्टर आपको मैथ्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। एंड टाइम पर ये चीजें ही काम आती है, आप समझ जाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना। ये बेसिक चीजें जो काम आती है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, क्या कि सवाल तो आप करते हैं, ऑब्वियसली सवाल आप करना है, बट मैथ्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका टाइम। बच्चा क्या बोलता है एग्जाम के बाद कि सर सवाल सारे आते थे, बट क्या हुआ सर, टाइम नहीं मिल पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ये चीज याद रखना। पूरी जर्नी के दौरान अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को बराबर रखना। कई बार बच्चा क्या करता, केवल स्पीड पे ध्यान देगा, एक्यूरेसी। कई बार बच्चा क्या करेगा, केवल एक्यूरेसी पे ध्यान देगा, स्पीड का ध्यान ही नहीं रखता है। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा बेटा। बट एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, आपकी एक्यूरेसी आप स्पीड से ज्यादा मायने रखेगी। फिर मैं चीज बोलूंगा, एक्यूरेसी को स्पीड से ज्यादा महत्व देना, तो एनडी एग्जाम क्लियर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो, आपको सिंपल कैलकुलेशंस को मेमोराइज करना शुरू करो, बिकॉज जहां पर हम अटकते हैं उन कैलकुलेशंस को मेमोराइज करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, स्क्वायर रूट्स, इसको मेमोराइज करना शुरू कर दो। इसके अलावा जो शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज है उसके नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि वो ट्रिक मैंने सीख ली थी बस उसको मैंने दिमाग में रख लिया, नहीं। देखो, हम इतना याद नहीं रख सकते। आपने जो भी शॉर्टकट ट्रिक सीखी है, उसको फॉर्मूला को आपने सीखा, उसको एक जगह पर एक नोट के अंदर नोट्स बना के रखना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से करना, इट कैन बी ट्रिकी। कई बार समझ में नहीं आता टिग्नोमेट्री, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सी थ्योरी लगा देते और गड़बड़ हम कर देते हैं। टिग्नोमेट्री को पढ़ते समय अपना दिमाग स्थिर रखना। ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री ये इंपॉर्टेंट होती है। जो मिस्टेक सवाल के अंदर होती है ना, यहां पर सबसे ज्यादा होती है, चीज याद रखना। और एक लास्ट बात मैं बोलूंगा, मैथ्स में केवल एक चीज काम करती है, दैट इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स आप नहीं कर सकते। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट तुमको अपने मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगले सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ही आएगा इंग्लिश। ये शब्द सुन के कई सारे बच्चों को डर लगता है, सर इंग्लिश के अंदर क्या करना है। देखो, इंग्लिश का अभी का जो पेपर आया उसने ये चीज क्लियर कर दी है कि अब इंग्लिश को आप नॉर्मल ऐसे नहीं पढ़ सकते कि मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया, केवल एक पढ़ा कि सर मैं प्रोनाउंस नाउन ये करके आ गया, कंजंक्शन को मैंने छोड़ दिया, एडवर्ब मैंने कर लिया। आप ये नहीं कर सकते, आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और एक ही चीज याद रखना, एनडी का इंग्लिश केवल एक चीज के ऊपर टिका होता है, आपकी वोकैब। जी हाँ, आपकी वोकैब अगर बहुत बढ़िया है, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप आराम से इंग्लिश के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो बेटा, बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो क्या करना है, इस पूरी जर्नी के अंदर अपनी रीडिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है, बेसिक ग्रामर के रूल्स के ऊपर ध्यान देना और प्रैक्टिस करनी जितना ज्यादा हो सके। बट ये करे कैसे सर, दिमाग में ये आता है कि कैसे करें। सीधी बात, रीडिंग स्किल कैसे बढ़ानी, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा, करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश भी मेरी इंप्रूव हो जाएगी। और जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा जोर से बोल के पढ़िएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इससे सही हो जाएगा। दूसरी बात, कम से कम 25 से 30 नए शब्द को रोज सीखना है हमको।
अब 25 से 30 नए शब्द कौन से होंगे, सबसे पहले कौन से होंगे पता है, पीवाईक्यू जो पिछले 10 साल के वहां पर जितने भी सिनोनियम्स देकर रखे, एंटोनियम्स देकर रखें, उनको करो सबसे पहले। ये सबसे पहली बात है, बिकॉज याद रखना रिपीट होती चीज है। उसके बाद कई सारे ऐप्स आते हैं बेटा आजकल इंग्लिश को सीखने के लिए, यूज करो उनका। आपकी वोकैब को इंप्रूव करने के लिए कई सारे ऐप्स हैं। याद रखना ये जो इनोवेटिव तरीके होते हैं ना, इनसे अगर हम कोई चीज सीखते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी के अंदर रहती है, तो ये चीज का आप यूज कर सकते हो। और ऑब्वियसली आपको वोकैब्स जो पुरानी है 10 साल की, उसको करना ही है, एनी हाउ ये करना ही पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, इंग्लिश के अंदर ये काम करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ग्रामर कैसे करें, देखो ग्रामर के अंदर आप देखोगे ग्रामर के जो सवाल इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं वो बहुत कोई एडवांस नहीं आते, बेसिक रूल्स आपसे पूछे जा रहे हैं, बट उन रूल्स का कनेक्शन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, नाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इनका कनेक्शन क्या हो रहा है ये नहीं पता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो याद रखना बेसिक रूल्स, सबसे बड़ी बात बेसिक रूल्स पता होने ही चाहिए। और बेसिक रूल्स पता होने से मतलब नहीं निकलता है। देखो ग्रामर पढ़ने से नहीं आती, ग्रामर को करना पड़ेगा, आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि आपने स्पॉटिंग एरर्स आप लगा रहे, अरे आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, हो सके जितने ज्यादा रोज के कम से कम 15 से 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस को करना शुरू कीजिए, बिकॉज इसके सवाल आना ही आना है। इसके साथ अपनी वोकैब को इंप्रूव करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप अगर ये करेंगे तो इसका फायदा आगे जाकर आपको मिलता ही है। तो ग्रामर को आपको इस तरीके से इंप्रूव करना, और इंग्लिश के अंदर इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, आगे हम बात करेंगे। मैंने कहा है ना आपसे कि ये जो 4 महीने हैं, इन्हें 4 महीनों को मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। तो उन 4 पार्ट्स के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आगे बात करने वाले। इसके अलावा अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, देखो हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए, आराम से आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं, इनसे सवाल आते ही है। बाकी टॉपिक्स बाद में, इन टॉपिक्स से सवाल आना ही है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम्पल की बात करें इतिहास की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, सवाल आया था, हर बार आता है सवाल इनसे। गुप्ता एम्पायर, मराठा एम्पायर, रेवेन्यू सिस्टम, कहाँ का, मुगल्स के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ गांधीयन राज, यहां से सवाल आना ही आना है। और कई बार बहुत सारे सवाल आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। तो ये देखो कुछ बेसिक टॉपिक्स है जिसको सही तरीके से करके जाना है। अगर हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास इतना बड़ा है, तो सर क्या पूरा पढ़ना है, ट्राई कीजिए पूरा पढ़ने का, बट एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपको करके ही जाना है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल की बात करें ज्योग्राफी, सारे कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी के करने ही है आपको। और इसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं, लाइक रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, डायरेक्ट सवाल आता है यहाँ से, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। ये करके ही जाना है अपने को, इसको अवॉइड नहीं करना है। वैसे और भी कई सब्जेक्ट्स हैं। एग्जांपल की बात करें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स, फीचर्स, डीपीएसपी, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, और एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक सवाल इसका आना ही है। 4 नंबर पक्के एजीआई कर लिया। तो ये चीजें याद रखना है। आगे और सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इकोनॉमिक्स के सवाल हालांकि कम आते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज दी प्लानिंग इन इंडिया। जी हाँ, यहाँ पर मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा हूँ, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये करके ही जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये बाकी टॉपिक करना, ये कर ही लेना, सवाल आना ही है और तय है, और सवाल आसान आता है जिसे किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर, देखो मोशंस, न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद द बायोलॉजी, सेल, कॉमन डिसीज, सवाल आता है कॉमन डिसीज से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यूज, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे टॉपिक्स ऐसे जिनसे सवाल आना ही है। तो बेसिक सवाल जिससे सवाल आना है पहले हम वो करने वाले, तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना है। सेम गोज विद द केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो देखो रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड द कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिनसे बेसिक सवाल यहां पर पूछ लिए जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इससे भी सवाल आते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी दिमाग के अंदर रखनी होगी। आगे हम बात करें, सेम गोज विद द करंट अफेयर्स। देखो डिफेंस का एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स के अंदर किन करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान आपको देना है, डिफेंस एक्सरसाइजेस, जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। एग्जांपल की बात करें एक्सरसाइज, भारत ने किसके साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, क्या न्यूज़ के अंदर चीज़ें थी, पर्सन इन न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल कम आते हैं, स्पोर्ट्स पे कम ध्यान देना, स्पोर्ट्स के सवाल इतना आता नहीं। आप अगर एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में देखोगे, स्पोर्ट्स के इतने सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं स्कीम से। गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई है, जी हाँ, कोई भी स्कीम अगर सरकार ने बनाई उससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है। और याद रखना, करंट अफेयर्स की एक नोटबुक्स बना के रखना। नोटबुक कैसी बनानी है, एग्जाम्पल की बात करें कि नेशनल के लिए अलग से कॉलम आपने छोड़ दिया है,
इंटरनेशनल की न्यूज़ का कॉलम अलग से है, अगर मैं बात करूँ डिफेंस की न्यूज़ का कॉलम यहाँ पर अलग से। ये चीज़ें आपको करना पड़ेगी बेटा, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो एनडीए बड़ा एग्जामिनेशन है, छोटा मोटा एग्जामिनेशन यहाँ पर ये है नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद ये जो एनडीए के एग्जामिनेशन के 4 महीने बचे हैं उन्हें मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। चलिए देखते हैं कि इन 4 पार्ट्स में हर महीने आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आखिरी महीने क्या करना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए शुरुआत का पहला महीना मतलब शुरुआत के 30 दिन, अब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। हर 30 दिनों का एक ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करेंगे कि हर 30 दिन में ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए और उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। जैसे पहले शुरुआत के 30 दिन का ऑब्जेक्टिव आपका सबसे पहला होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जी हाँ, बाकी चीजें बाद में करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर लूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल की बात करें, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला वाले, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी बात, आपको बेसिक में मास्टर होना है 30 दिनों के अंदर। हुआ जा सकता है, बिल्कुल हुआ जा सकता है। एटलीस्ट आप ये कोशिश करिएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है, अलजबरा है, अलजबरा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको पहले पढ़ो, फंडामेंटल रूल्स क्या है उसको पहले पढ़ो। आप देखिए फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे सवाल आता है उसको पहले पढ़ो, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से फिनिश करके अपने नोट्स के अंदर तैयार कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पर कोई समस्या ना हो। इसके अलावा अगर मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो शुरुआत के पहले महीने में इंग्लिश के लिए हमको क्या करना है, देखो 1 घंटे डेली रीडिंग करनी, एनी हाउ करिए 1 घंटे रीडिंग, बिलीव में बहुत फायदा मिलेगा इससे। तकरीबन 1 घंटे रीडिंग करिए। अब ये मैं नहीं जानता कि आप समय कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तकरीबन 1 घंटे रीडिंग करिए, बिलीव में बहुत फायदा मिलेगा। एंड एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा फायदा आपकी रीडिंग से ही आपको मिलता है, बिकॉज वोकैब का पोर्शन बहुत बड़ा है, रीडिंग हमको करना है। तकरीबन 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको हर दिन पढ़नी ही है। स्टार्टिंग कहां से करनी है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर दिए गए ना पहले उससे तैयारी करनी है, उसको पहले कंप्लीट करना, बाद में नए किसी किताब के पढ़ना, पहले पीवाईक्यू वाले कंप्लीट करना। तीसरी बात, 30 नए वर्ड्स पर डे आपको रिमेंबर करना ही पड़ेंगे। आप कहेंगे तो सर 30 बहुत ज्यादा, नहीं, करना पड़ेंगे। कहां से स्टार्ट करना है, 30 कौन से वर्ड्स करना है, वही पुराने ईयर्स के अंदर जो पेपर्स में दिए गए एंटोनियम सिनोनियम्स, पहले वो हमको करना है। और साथ ही साथ बेसिक ग्रामर्स के रूल्स को देखना है, प्रैक्टिस करते जाइए। बेसिक रूल देखिए कि नाउन के अंदर क्या रूल लगते हैं, प्रोनाउन में क्या रूल लगते हैं, कंजंक्शन के अंदर बेसिक रूल्स क्या है, आपको ये देखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के बारे में, शुरुआत के 1 महीने में मैथ्स में आपको 11th और 12th के जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि एनडीए के अंदर भी दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज अगर आप 12th के अंदर है भी तो टॉपिक आपके चल रहे होंगे। आप अगर आपने 12th पास कर लिया तो वो टॉपिक्स तो थोड़े बहुत आपको आते ही होंगे ना, वो करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। उसके बाद अपने सिंपल कैलकुलेशन को सुधारो। ये अटका देते हैं कई बार, बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि हम सिंपल कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देते, हम कॉम्प्लेक्स चीजें करने के चक्कर में सिंपल को भूल जाते हैं। हमको स्क्वायर पता नहीं होता, हमको रूट पता नहीं होता, हमको क्यूब पता नहीं होता। इससे समस्या क्या आती है, इससे समस्या ये आती है कि एग्जाम के टाइम पर हमको टाइम बड़ा कम मिलता है, फिर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, याद रखिएगा। और शुरुआत में जो टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने, पहले महीने में अलजेब्रा उठाओ, टिग्नोमेट्री उठाओ, अर्थमेटिक उठाओ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये शुरुआत में उठाने पड़ेंगे, इस पे काम करो। और इसमें भी कौन सी चीजें लेनी जो शुरुआत में आसान है, पहले बहुत डिफिकल्ट पे मत चला जाना। इसके बाद अगर मैं जीएटी के बारे में बात करूं, दैट मीन्स अगर मैं जनरल नॉलेज के बारे में बात करूं, आपको सब्जेक्ट सारे करने अपने हिसाब से करिएगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट आप करिए, बट एटलीस्ट पहले महीने के अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक है साइंस के, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के बेसिक चीजें, ये आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज सवाल बेसिक से आते हैं, तो सवाल जिस तरह का आ रहा है उसको देखो पीवाईक्यू के द्वारा, और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को 1 महीने के अंदर ही क्लियर कर लो ताकि बाद में समस्या ना आए। ये बहुत अच्छे नंबर तुम्हारे कैरी करते हैं, बहुत अच्छे नंबर कैरी करते हैं। फिजिक्स के तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो शुरुआत के पहले महीने के अंदर। उसके बाद हम बात करें दूसरे महीने की, दूसरे महीने के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए। देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो मैंने बताया वो हमको शुरू करना पड़ेंगे, ट्राई करना कंप्लीट हो जाए, हालांकि मुश्किल है 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना, बट हमको शुरू करना पड़ेंगे। और मैथ्स पे अब हम ध्यान देंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर, दूसरे महीने से ही ध्यान देना शुरू कर देना। बच्चा क्या सोचता है कि नहीं मैं तो बाद में ध्यान दूंगा, नहीं, स्पीड एक्यूरेसी पे शुरुआत से ध्यान जितना जल्दी दोगे उतना बढ़िया तुम्हारे लिए होने वाला एग्जाम के दिन। तो याद रखना दूसरे महीने के अंदर स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना शुरू कर दो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इंग्लिश की बात करें, आपको यहां पर ग्रामर के क्वेश्चंस लगाना है। अब आपका अप्रोच एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, आपको जितना हो सके सवाल लगाना है, कम से कम 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन रोज करो, और प्रैक्टिस करना है किसकी, स्पॉटिंग एरर्स की।
प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं क्लियरली कह रहा हूं, यहां पर थ्योरीज नहीं पढ़नी, थ्योरी पढ़ ली तुमने, ग्रामर की कितनी भी थ्योरी पढ़ लोगे कोई बहुत फायदा होने नहीं वाला है। यहां पर आपका जो अप्रोच है सीधा सीधा क्वेश्चन बेस्ड ही होगा इंग्लिश का। वो कैप तो इंप्रूव करनी है, बाकी जो चीजें हमारी चल रही है कि 30 वो कैप डेली की, 20 से 25 सीडीएम फ्रेजेस डेली के, वो तो करना ही है। उसके साथ आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर देखो सीधी बात है, अगर इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर लेकर आना है ना, दिस इज मस्ट। अब यहां पर दूसरे महीने में ये मत करते रहना कि मैं केवल थ्योरी पढ़ रहा हूं, मैं थ्योरी से अपना बेस बनाऊंगा। नहीं, थ्योरी पढ़ ली बेटा आपने, अब केवल एमसीक्यू बेस्ड आपका अप्रोच यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपको जनरल नॉलेज के अंदर क्या, मैथ्स के अंदर क्या करना है, तो मैथ्स में आप इजी टॉपिक उठाओ सबसे पहले। दूसरे महीने में पूरे इजी टॉपिक कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चंस लगा लो उसके सारे। कोई बेसिक बुक ले लो, पीवाईक्यू के अंदर सारे क्वेश्चंस लगा लो, इजी के, डिफिकल्ट पे अभी नहीं जाना। स्टार्ट कर तो धीरे धीरे, पर दूसरे महीने तक सारे इजी टॉपिक तुम्हारे ऐसे हो जाने चाहिए कि एक भी सवाल उसका मिस नहीं होना चाहिए, एक भी पीवाईक्यू मिस नहीं होना चाहिए। इजी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, देखो डिफिकल्ट पे तो आया ही नहीं मैं, इजी टॉपिक सारे कर लेना है। दूसरा, फॉर्मूला आपके सारे तैयार होने चाहिए और ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्ड हो जाने चाहिए, सारे, एक भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। टिग्नोमेट्री क्या कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है, सारे हो जाने चाहिए। और अप्रोच क्या रखना है अपने को, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी के साथ एमसीक्यू लगाना है, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। याद रखना, यहीं से स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना शुरू कर देना। अब जनरल नॉलेज का क्या अप्रोच होना चाहिए, देखो यहां पर अप्रोच क्लियर है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगाना शुरू करो। कैसे, एग्जांपल की बात करिए, आपने हिस्ट्री शुरू करा, हिस्ट्री में मान लीजिए आपने मौर्यन एम्पायर कंप्लीट कर लिया, अब उसका टॉपिक आपने कंप्लीट किया, अब एमसीक्यू लगा लो उसके। एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना है। मैं फिर बोल रहा हूं, दूसरे महीने से हमारा अप्रोच एमसीक्यू ही होगा, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज लगाएंगे, टॉपिक को पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाने ही है। एग्जांपल की बात करिए, अपने पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा लो। और याद रखना, शुरुआत किससे करनी, ज्योग्राफी से, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप लो, शुरुआत ज्योग्राफी से करनी। करंट अफेयर्स को भूल मत जाना। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या कहा, अलग से एक नोटबुक बनाइए और करंट अफेयर्स को रिवाइज करना। बेटा समस्या कहां पर आती, करंट अफेयर्स के रिवीजन के अंदर आती है। बच्चा करंट अफेयर्स सब लगा लेता है, सब पढ़ते हैं, बट समस्या आती है रिवीजन के अंदर, हम रिवाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, हमको लगता है एग्जाम के अंदर तो मैं देख लूंगा, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करूंगा। मत करना। करंट अफेयर्स इतना सारा एक कहूं कि डेटा इकट्ठा हो जाता है करंट अफेयर्स का, उसको रिवाइज करते टाइम कितना तुम्हारे ध्यान में रहेगा तुमको भी नहीं पता है। ट्राई करना कि करंट अफेयर्स को रिवाइज करते जाओ। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नोटबुक बनाते हो तो कैसी बनानी है, हर सेक्शन का अलग से हर एक न्यूज का अलग से एक सेक्शन रखना है आपको। जैसे एग्जांपल की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज का अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है अपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो आपके तीसरे महीने में आपका अप्रोच क्या होगा। देखो तीसरे महीने का ऑब्जेक्टिव पहले आप क्लियरली देख लीजिएगा। आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड करनी है और यहां से आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जी हाँ, तीसरे महीने से ही मॉक टेस्ट लगाना है। तीसरा महीना, चौथा महीना मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज क्या है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, अपने अंदर की कमियों को पहचानना कि मेरे अंदर की कमी क्या है, उस कमी को सुधारने के लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। अब क्या करना है, देखो सीधी बात, मैथ्स में पीवाईक्यूज पे फोकस आप करोगे और स्पीड आपका प्राइमरी गोल रहेगा। एक्यूरेसी यहां तक सही हो जाएगी आपकी, देखिएगा एक्यूरेसी यहां तक सही हो जाएगी। अब गोल आपका होगा स्पीड, कि स्पीड के साथ में उस एक्यूरेसी को मेंटेन करूं। कैसे करूंगा, आप जब बहुत सारे सवाल लगाते हैं ना, तो सवाल कई बार देख के समझ में आ जाता है कि इसमें अप्रोच क्या करना है आपको, वो एक्सपीरियंस से चीज आती है, ये चीज आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है मैथमेटिक्स का। जी हाँ, एनी हाउ कुछ भी करो, एक फुल लेंथ मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, एक फुल लेंथ आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और एक फुल लेंथ जीए का या जीएटी का पूरा ही मॉक टेस्ट लगा लो फुल लेंथ। एक एक तो करना ही। मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या, बाकी चीजें आप जो करते हो वो आपका अलग से देखना कि सर मेरा टॉपिक कमजोर है, इसको मैं इंप्रूव करूंगा तीसरे महीने में, ये चीज अलग है। ये एसेंशियल, ये तो करना ही है, याद रखिएगा। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या होता है, एनालाइज करूंगा मैं। केवल ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया खुश हो गया, नहीं, एनालाइज करूंगा। याद रखना, सही क्वेश्चन का भी एनालिसिस करना जरूरी होता है कई बार, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस है उन ऑप्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किसमें, जीएटी के पेपर के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आखिरी महीने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, आखिरी महीना रिवीजन फेज होता है। इस आखिरी महीने में ट्राई करना कि बहुत कुछ नया मैं ना पढ़ूं। थोड़ा बहुत नया पढ़ रहे हो तो ठीक है, बट बहुत कुछ नया मैं ना पढ़ूं। जितना पढ़ा है, भले 80% कोर्स आपने कर लिया, उसको रिवाइज करो बेटा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। रिवीजन अगर कर लिया तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। याद रखना, 80% कोर्स कंप्लीट कर लिया सफिशिएंट है,
500 नंबर लाने के लिए सफिशिएंट है। याद रखना 900 का कितना होता है 80%, देख लो कैलकुलेशन लगा के। तो ये चीज याद रखना, रिवीजन आपको करना है और कम से कम करंट अफेयर्स पुराने 8 महीने के कम से कम देख लेना, हालांकि इससे भी पुराने आ जाते हैं, पर कम से कम 8 महीने के लेकर चलना। अगर मेरा सजेशन मानो तो 1 साल पुराने भी कर लेना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका लास्ट महीने में अप्रोच केवल एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे लगाना ही है। यहाँ पर क्या डेली बेसिस पे 2 फुल मॉक टेस्ट लगाना ही है लास्ट महीने में जब आप एग्जामिनेशन देते हो। इसी के साथ रिवाइज करो, आपने जो भी टिप्स है आपकी जो भी ट्रिक्स है उसको रिवाइज करते जाओ, आपके नोट्स को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो और इस तरीके से चौथे महीने के अंदर आपको केवल और केवल रिवीजन वाला अप्रोच रखना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाने। मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या होता है, मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए। पहली बात तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज कई सारे बच्चे ये समस्या बताते हैं कि सर मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ही आपका गलत है। आप मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं, मॉक टेस्ट आप इसलिए नहीं लगाते कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे बस वो देख लिया और आपने मॉक टेस्ट को खत्म कर दिया, नहीं। मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जब तक मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर की कमी तुमको पता लगेगी नहीं कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। अब एनालाइज कैसे करना है, 3 तरीके हैं, 3 तरीके बता रहा हूं। जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाया, पहली बात ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस मैंने करेक्टली अटेम्प्ट करे। इससे क्या समझ में आ जाएगा, इससे समझ में आएगा कि ये टॉपिक आपका अच्छा है, इस पे बहुत ध्यान मत दो। आपने उस टॉपिक के क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं कि बार बार रिवाइज करो 10 बार, आपका हो गया है वो, रिवाइज कर लिया इसलिए करेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उस पर बहुत ध्यान आपको नहीं देना। उसके बाद क्या देखना है, रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है और वो टॉपिक्स होंगे जिसपे सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है। बाकी छोड़ देना, जो रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस वो किस टॉपिक से बिलोंग कर रहे हो उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना। तीसरी बात, क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये देखो कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। टॉपिक बहुत बड़ा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया या मैं कंफ्यूज हो गया, ये देखो, और उस चीज के बेस पर तुम्हारा सोल्यूशन निकलेगा। एग्जांपल की बात करें, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो टॉपिक को वापस रिवाइज कर दो। आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, आपको लग रहा है कि सर टॉपिक बहुत बड़ा था, इतना रिलेवेंट नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं है। बट याद रखना, कोई भी टॉपिक को ईगो पे मत ले लेना। कई बार बच्चा मैथ्स के अंदर बहुत बड़ी गलती करता है कि कोई क्वेश्चन उससे नहीं होता है तो वो एग्जाम के अंदर क्या है, उस क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले लेगा। क्वेश्चन को करने में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगा देगा, ये मैं तो सॉल्व करके रहूंगा ही। हर क्वेश्चन सेम नंबर देके जाता है, हर क्वेश्चन सेम नंबर ही देके जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स का हो या जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर वहां पर देकर जाएगा आपको। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना है और इस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ज्यादा टाइम देना है किसमें, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी। अब बेसिक से कुछ 3 और बातें आई वांट कि आप इस चीज को समझे। प्रॉपर प्लानिंग अपनी बनाओ, हमने जो बनाई उसके हिसाब से भी आप प्रॉपर प्लानिंग अपनी खुद की बनाइए कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, अपना अप्रोच क्या रखना है। दूसरी बात, अपने टारगेट्स को स्मॉल सेट करना, बहुत बड़े टारगेट सेट मत करना कि आज मैं कंप्लीटली पॉलिटी कर लूंगा, आज मैं कंप्लीट हिस्ट्री कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। और जब टारगेट तुम्हारे बहुत बड़े होते हैं और तुम उसको अचीव नहीं कर पाते तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। स्मॉल टारगेट्स रखो, छोटी छोटी चीज से तुम ज्यादा खुश हो जाओगे। तो याद रखना, स्मॉल टारगेट से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो और खुद को मोटिवेटेड रखो। उसके अलावा 100 बुक्स एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लिया जाए। हमेशा मैं इस बारे में बात करता हूं, कुछ भी हो जाए 10 रिसोर्सेज से मत पढ़ना, एक बेसिक रिसोर्स बनाओ, उसी से पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। आपका एग्जाम क्लियर होना लगभग तय है, लगभग तय है बेटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। और याद रखिएगा, अगर आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा है। बाकी देखो, आपकी अपनी अपनी अप्रोच भी होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी भी होती है, उस स्ट्रैटेजी को भी आप इसके साथ मैच कर सकते हैं या इसके अंदर मिला सकते हैं। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा बेटा। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।